सुप्रभात विद्यार्थियों। आज का हमारा इतिहास विषय का ऑनलाइन वीडियो बीए पार्ट प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र भारत का इतिहास के अंतर्गत वृहद पाषाण समाधियों से ज्ञात लौह युगीन संस्कृति के विषय में है। हम देखें तो दक्षिण भारत में विशेष तौर से 1000 ईसा पूर्व के आसपास एक ऐसी संस्कृति के अवशेष में प्राप्त होते हैं जहाँ के निवासी अपने मृत लोगों की समाधियों को या कब्रों को बड़े बड़े पाषाण या पत्थरों से ढका करते थे। इसलिए इसे महापाषाण या मेगालिथिक एज भी कहा जाता है। महापाषाण यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ विशाल या पाषाण के संदर्भ में प्रयुक्त करते हैं। दक्षिण भारत में पाषाण, ताम्र एवं कांस्य सामग्री के साथ लौह संस्कृति के अवशेष भी हमें इन महापाषाणिक समाधियों से प्राप्त होते हैं। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि भारत में जो है लोहे की प्राचीनता जो है वो लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। तो हम सबसे पहले वृहद पाषाणिक समाधियों से ज्ञात लोह युगीन संस्कृति को जानने से पहले हम देखें कि भारत में लोहे का प्रयोग कब किया जाता था और इसके अवशेष या साक्ष्य में कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। यह माना जाता है कि एशिया माइनर टर्की में शासन करने वाली हीती नामक जाति जो 1800 से 1200 ईसा पूर्व में इस क्षेत्र में राज्य करती थी ने सबसे पहले लोहे का प्रयोग किया और इसके बाद ही संसार के अन्य भागों में लोहे का प्रयोग किया जाने लगा। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि 1200 ईसा पूर्व के लगभग भारत में भी लोहे युग की शुरुआत हुई होगी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक भारतीय लोहे को पिघलाने तथा इसे विभिन्न प्रकार के औजार, हथियार तथा उपकरण बनाना सीख गए थे और इनका बड़ी मात्रा में प्रयोग भी करते थे। ऋग्वेद में हमें अयस नामक धातु का उल्लेख कई बार मिलता है, लेकिन विद्वान इस अयस के वास्तविक अर्थ के विषय में मत विभिन्नता रखते हैं। कुछ इसे लोहे के प्रयोग से जोड़ते हैं तो कुछ एक सामान्य धातु मानते हैं। संभवतः ये ज़्यादा ठीक है कि इस अयस धातु का प्रयोग सामान्य धातु के अर्थ में हुआ हो। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में लोहे के प्रयोग के स्पष्ट संकेत प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद में लोहायस तथा श्यामयस नामक शब्द हमें मिलते हैं, जो एक प्रकार से वर्तमान में हम लोहे के लिए जो अयस शब्द प्रयोग करते हैं जो शायद इसी के कारण प्रयुक्त हुआ हो। वाजसनेयी संहिता में लोह तथा श्याम शब्द मिलते हैं। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले बड़े बड़े हलों का वर्णन हमें प्राप्त होता है। निश्चित ही 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले बड़े हलों की जो फाल है वो लोहे की रही होगी। अथर्ववेद भी लोहे से बने हल और फाल का उल्लेख करता है। इस प्रकार साहित्यिक जो साक्ष्य है वो 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीयों द्वारा लोहे के प्रयोग का उल्लेख करते हैं। उत्तर भारत में अहिछत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, काम्पिल्य आदि स्थानों की खुदाई से लोह युगीन संस्कृति के अनेक अवशेष में मिले हैं। इस काल में लोग एक विशिष्ट प्रकार के बर्तनों का भी प्रयोग करते थे जिसे चित्रित धूसर मृदभांड कहा जाता है। इन स्थानों से लोहे के औजार तथा उपकरण भाला, तीर, बसूली, खुरपी, चाकू, कटार आदि हमें प्राप्त होते हैं। अतरंजी खेड़ा की खुदाई में धातु शोधन करने वाली भट्टियों के अवशेष भी मिले हैं। पूर्वी भारत में सोनपुर, चिरांद आदि स्थानों के उत्खनन से लोहे की बर्छियाँ, छेनी, कीलें आदि सामग्री में प्राप्त होती है, जिनका समय भी 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। मध्य भारत के एरण, नागदा, उज्जैन, कायथा आदि से भी हमें कई लोह सामग्रियाँ मिली है जिनका जो काल है वो 7वीं से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है।
तो इस प्रकार 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व को हम कहें कि भारतीय सामान्य रूप से लोहे का प्रयोग करने लग गए थे। दक्षिण भारत के विभिन्न स्थानों से हमें वृहद पाषाणिक कब्रें मेगालिथिक प्राप्त होती है। इन कब्रों की खुदाइयों से लोहे के औजार, हथियार तथा उपकरण में प्रचुर मात्रा में हमें उपलब्ध होते हैं। इस संस्कृति के लोग काले तथा लाल रंग के मृत भांडों का प्रयोग करते थे और इस संस्कृति का जो काल है वो सामान्यतः 1000 ईसा पूर्व से लेकर के पहली शताब्दी ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है। तो इस प्रकार विश्व में लोहे के प्रयोग करने के तुरंत बाद भारत में भी 1000 ईसा पूर्व के आसपास हमें लोहे के प्रयोग करने के साहित्यक और पुरातात्विक प्रमाण हमें उपलब्ध होते हैं। और दक्षिण भारत में जो हमें बृहद पाषाणिक समाधियाँ जो मिलती है, उन बृहद पाषाणिक समाधियों में अनेक लोहे के बर्तन, औजार और इसके साथ ही काले तथा लाल रंग के मृत भांडों के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर भारतीय की जो लोहयुगीन संस्कृति थी, संक्षेप में उसकी क्या विशेषताएं थी। उत्तर भारत की लोहयुगीन संस्कृति के जो लोग थे विशेष तौर से कृषक एवं पशुपालक थे, जिसके कि हमें जो प्रमाण मिलते हैं संस्कृति के वो अहिच्छत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, कामपिल्ली आदि अनेक स्थानों से प्राप्त होते हैं। ये कृषक एवं पशुपालक लोग सलेटी रंग की थालियों एवं कटोरों का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते थे। वे धान, गेहूँ, जौ आदि धान्य पैदा करते थे तथा घोड़े, शुअर, भेड़, बकरियाँ, कुत्ते आदि पशुओं को पालते थे। लकड़ी और कच्ची मिट्टी से बने घरों में लोग रहते थे तथा लोह धातु को पिघलाने तथा उससे उपकरण निर्माण की प्रक्रिया से परिचित थे। जैसा कि अभी हमने देखा ऊपर कि हस्तिनापुर से लोह धातुमल और अतरंजी खेड़ा की खुदाई से हमें लोहे की भट्टियों के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ ही हमें यहाँ से अनेक लोहे उपकरण प्राप्त होते हैं और इस लोहे उपकरणों के साथ ही ताम्र, कांच, अकीक, इंद्रगोफ, स्फटिक, लाजवर्द तथा हड्डी के मनके और उपकरण भी हमें प्राप्त हुए हैं। गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र से अर्ध बहुमूल्य पत्थरों का चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के स्तर से मिलना भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हम मान सकते हैं। तो ये उत्तर भारत की लोहयुगीन संस्कृति जो हमें अहिच्छत्र, अतरंजी खेड़ा, कामपिल्ली इत्यादि स्थानों से मिलती है कि संस्कृति की विशेषताएं थी कि लोग कृषि करते थे, पशुओं को पालते थे, आवास बनाकर एक जगह रहते थे और उनके जो उपकरण हैं वो लोहे के साथ ही ताम्र, कांच, इंद्रगोफ, स्फटिक, लाजवर्द, मणि, हड्डी इत्यादि से बने होते थे। अब हम देखें दक्षिण भारत की जो लोह संस्कृति थी उसमें वहाँ के जो लोग थे किस प्रकार बृहद पाषाणिक समाधियों में समूह को दफनाते थे। इसके जो अवशेष हमें मिलते हैं दक्षिण भारत में वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु के विभिन्न पुरास्थलों से हमें महापाषाणिक संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हमें ब्रह्मगिरी, मास्की, पुदुकोटी, चिंगलपुत, सानूर, हल्लूर आदि महत्वपूर्ण महापाषाणिक स्थल मिले हैं। इन महापाषाणिक स्थलों से बड़ी बड़ी पाषाणिक समाधियाँ प्राप्त हुई है जिनके अंदर की समूह को रखा जाता था। इन पाषाणिक समाधियों में बड़ी संख्या में लोहे के उपकरण, फावड़े, कुल्हाड़ियाँ, छेनी, बसूली, हंसिया, चाकू, भाला, त्रिशूल, तलवार, कटार इत्यादि और घोड़े की लगाम इत्यादि वस्तुएं भी हमें प्राप्त हुई है। और इन लोहे उपकरणों के आधार पर इस संस्कृति की जो तिथि है वो लगभग 1000 ईसा पूर्व की मानी जाती है। तो दक्षिण की जो ये महापाषाणिक संस्कृति थी ये विशेष तौर से अपने मृतकों को दफनाने के आधार पर इस संस्कृति का नाम भी महापाषाण संस्कृति हो गया है। इस संस्कृति की मुख्य पहचान भी यहाँ की समाधियाँ हैं। यहाँ जो समाधान के ऊपर जो बृहद पाषाणिक स्मारक बनाए गए हैं उन्हें पुरातत्वविदों ने आंग्ल भाषा में या अंग्रेजी भाषा में अनेक नाम दिए हैं, जैसे डोलमेन, सिस्ट, वुड स्टोन, अम्ब्रेला स्टोन, कैपस्टोन,
मैनहीर इत्यादि। ये उन कब्रों के बड़े बड़े पाषाणों को जोड़कर बनाने के तरीक़ों के ऊपर दिए गए हैं कि किस प्रकार ये पाषाणिक महापाषाणिक समाधियाँ या कब्रें बनाई जाती थी। तो हम देखेंगे इस लोहे के उत्तर या दक्षिण भारत में लोहे के प्रयोग से मानव जीवन में क्या परिवर्तन आ गया। सबसे पहले तो कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई। तो जंगलों को साफ करके बड़ी मात्रा में कृषि भूमि निकाली गई और लोहे के फाल के प्रयोग से उस हलों के द्वारा उस ज़मीन की गहराई तक जुताई होने लगी, जिससे बड़ी मात्रा में अनाज उत्पन्न हुआ। कृषि उत्पादन में इससे वृद्धि हुई लोहे के प्रयोग से। अब फसल की कटाई, जुताई या निराई गुड़ाई या उसकी बिजाई के लिए लोहे के उपकरणों का प्रयोग, औजारों का प्रयोग किया जाने लगा। तो लोहे के प्रयोग ने कृषि उत्पादन में काफ़ी वृद्धि कर दी। लोहे के उत्पादन ने बड़े बड़े नगरों की स्थापना में भी योगदान दिया, क्योंकि जंगलों को साफ करके अब एक ही संख्या में बड़ी संख्या में आबादी एक स्थान पर बसाई जा सकती थी और उस आबादी के लिए जो खाद्य सामग्री थी वो गांवों से या पास के स्थानों से जो अधिशेष अनाज बचता था वो वहाँ से आने लगी थी। तो नगरीकरण, जो द्वितीय नगरीकरण हम देखते हैं 600 ईसा पूर्व गंगा घाटी में, ये विशेष तौर से लोहे के प्रयोग के कारण हुआ। नगरों में व्यापार व्यवसाय के कारण भी नगरों की स्थापना में प्रकार से वृद्धि हुई। इस लोहे के प्रयोग ने विशाल राज्यों की स्थापना में योगदान दिया। मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ उसमें उसके आसपास लोहे की खदानों का प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि अब लोहे से बड़े मजबूत हथियार और शारीरिक रक्षा कवच, सिरस्त्राण और हथियारों में तलवारें, बर्छे इत्यादि बनाए जा सकते थे। रथों के धुरे जो कि लोहे से बनते थे, जिससे सैनिक एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सकते थे। तो हम कहें कि इस लोहे के प्रयोग ने सैनिक साजो सामान के क्षेत्र में काफ़ी क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया, जिससे युद्ध के क्षेत्र में छोटे राज्यों को हराना आसान हो गया और बड़े राज्यों की स्थापना में भी इस लोहे ने योगदान दिया। व्यापारिक उन्नति का भी एक कारण लोहा रहा। इस लोहे ने बैलगाड़ियों के धुरे या उनके पहिए बनाने में योगदान दिया, जिससे सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचाया जा सकता था। अधिशेष अनाज के कारण बड़े बड़े नगरों में जो जनसंख्या एक स्थान से रहती थी, तो बड़े नगरों ने व्यापार को प्रोत्साहन दिया और इसका कारण भी एक प्रकार से हम लोहे को मान सकते हैं। लोहे ने अपने मानव जीवन में या मानव के भौतिक जीवन में काफ़ी बड़े परिवर्तन किए। जंगलों की कटाई से जो अधिशेष उत्पादन होता था उसका व्यापार या उस अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के कारण भी व्यापार का एक प्रकार से हम कहें विस्तार हुआ। तो ये थे लोहे के प्रयोग से हुए परिवर्तन। हम एक सामान्य रूप से अब हम देखें तो बृहद पाषाणिक संस्कृतियों की एक सामान्य विशेषताएं क्या निकल कर बाहर आती है। जैसे कि हमने उत्तर भारत की संस्कृतियाँ जो देखी, अहिच्छत्र, रतनजी, काम्पिली इत्यादि में, और दक्षिण भारत में मास्की, पुदुकोट्टी, चिंगलपुत, कान्नूर, हल्लूर आदि महत्वपूर्ण प्रश्नों से हमें जो बृहद पाषाणिक समाधियों के जो संस्कृतियों के जो अवशेष मिले हैं, तो इनकी क्या सामान्य विशेषता इन संस्कृतियों की हमारे सामने निकल करके आती है। सबसे पहली चीज़ जो थी इन बृहद पाषाणिक संस्कृतियों की जो विशेषता थी वो थी इनकी जो समाधियाँ जो बनी हैं महापाषाणिक काल की, वो ऊंचे पहाड़ी स्थलों पर बनाई गई है। ये हमें सभी जगह देखने को मिलता है। दूसरा, इन समाधियों के नीचे एक या अधिक तालाबों का निर्माण किया गया था। संभवतः ऐसा कृषि के लिए, सिंचाई सुविधा एवं आवास निर्माण के लिए, निर्माण सामग्री की सुलभता के लिए किया गया होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। इस महापाषाणिक संस्कृति के जो लोग थे वो कृषि कार्य से अच्छी तरह परिचित थे। वो गेहूँ, जौ, धान इत्यादि फसलें उगाते थे और गाय, बैल, भेड़, बकरी, घोड़े आदि पशुओं को वो पालते थे।
वृहद पाषाणिक संस्कृतियों में सभी समाधियों से एक विशेष प्रकार के मृदभांड हमें मिले हैं, जिन्हें काले और लाल या कृष्ण लोहित मृदभांड कहा जा सकता है। इसके अवशेष हमें लोहे के औजार और उपकरणों के साथ साथ करीब सभी समाधियों में मिलते हैं। मिट्टी के अतिरिक्त यहाँ ताम्र तथा कांस्य निर्मित बर्तनों का प्रयोग भी इस सभ्यता के लोग करते ही थे, और प्राय सभी समाधियों से एक आंशिक समाधिकरण के उदाहरण हमें मिलते हैं। यानी पहले शव को जंगली जानवरों को खाने के लिए खुला छोड़ दिया जाता था, और उसके बाद जो अवशेष बचते थे उन अवशेषों को एक कलश में भर करके, जिसे कलश समाधान भी कहा जाता है, कलश में भर करके फिर उनको समाधिस्थ कर दिया जाता था, अपना आंशिक समाधिकरण कहते हैं। या फिर शव को जला दिया जाता था, उसके बाद जो हड्डियाँ और राख बचती थी उसको एक कलश में भर करके उसको भी उन समाधियों में सुरक्षित रख दिया जाता था, और बड़े बड़े पत्थर जो है पत्थरों से उसे ढक दिया जाता था। तो एक प्रकार से हम कहेंगे वृहद पाषाणिक संस्कृतियों में लोहे के प्रयोग के कारण उनके भौतिक और सभ्यता में काफ़ी बड़े परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार आज का हमारा एक छोटा सा वीडियो जो था वो महापाषाणिक समाधियों और लोह युगीन संस्कृति के बारे में था। निश्चित रूप से ही आपके लिए उपयोगी होगा।